हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टेला लेक्स वेयर लॉ बिकम सिंपल। मैं नाज हूँ और आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 19 से लेकर 23। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चलिए पिछले लेक्चर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने सेक्शन 14 से लेकर 18 पढ़ा था। हमने समझा कि फ्री कंसेंट क्या होता है और किन सिचुएशन में फ्री कंसेंट नहीं मानी जाती, लाइक कोercion, अनडू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, ये सब। तो आज हम सेक्शन 19 से 23 पढ़ेंगे। ये सेक्शन बताता है कि फ्री कंसेंट ना होने का लीगल इफेक्ट्स क्या होता है और लॉफुल कंसिडरेशन, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो बिना किसी डिले किए चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 19 की। सेक्शन 19 कहते हैं कि अगर किसी एग्रीमेंट में कंसेंट, कोercion, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से ली गई है तो ऐसे एग्रीमेंट वॉइडेबल होता है। सबसे पहले जानते हैं वॉइडेबल क्या होता है। वॉइडेबल वो होता है कि जहां पर जिस पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं होती है उसके पास चॉइस होती है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर सकता है या फिर उसको कैंसिल भी कर सकता है। तो चलिए एक एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। A threatens B to sell his land. B agrees out of fear. B can cancel the contract. तो यहाँ पर A ने B को धमकाया और कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया। तो B के पास ये ऑप्शन है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू भी कर सकता है या फिर कैंसिल कर सकता है। तो आगे हम चलते हैं, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अगर फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन के बाद भी अफेक्टेड पर्सन ऑर्डिनरी डिलीजेंस से सच जान सकता था तो हर सिचुएशन में सेक्शन 19 का प्रोटेक्शन ऑटोमेटिकली नहीं मिलता। मतलब अगर आप ऑर्डिनरीली उस बात को जान जान सकते थे लेकिन तब भी नहीं जान पाए तो फिर आप ये सेक्शन 19 का सुविधा नहीं ले सकते। तो एक बात याद रखना, वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट में जो डिफरेंस है वो पहले शुरू के वीडियो में समझाया गया था, फिर भी एक बार मैं यहाँ रिपीट करती हूँ। वॉइड एग्रीमेंट वो होता है जो शुरू से ही इनवैलिड होता है, लेकिन जो वॉइडेबल एग्रीमेंट होता है पहले तो वैलिड होता है लेकिन इफेक्टेड पार्टी चाहे तो उसको कैंसिल कर सकती है। तो चलिए अब देखते हैं सेक्शन 19 ए जो सिर्फ अनडू इन्फ्लुएंस से रिलेटेड है। सेक्शन 19 ए सिर्फ अनडू इन्फ्लुएंस के केसेस पर अप्लाई होता है। इस सेक्शन कहता है कि कोर्ट सर्कमस्टेंसेस को देखकर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है या फेयर कंडीशन के साथ कंटिन्यू भी कर सकती है। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। एन एल्डरली पर्सन अपने केयरटेकर के प्रेशर में आकर बहुत कम प्राइस में अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है। कोर्ट देखेगी कि क्या डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज हुआ था। अगर हुआ तो कोर्ट कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड कर सकती है। कभी कभी कोर्ट पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के बजाय इक्विटेबल कंडीशन भी इम्पोज कर सकती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखिए, सेक्शन 19 जो है वो जनरल रूल की बात करता है और सेक्शन 19 ए स्पेशल रूल फॉर अनडू इन्फ्लुएंस की बात करता है। तो अब आते हैं हम सेक्शन 20 पर। अब हम बात करते हैं सेक्शन 20 की, जो कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात करते हैं। अगर एग्रीमेंट के दोनों पार्टीज किसी एसेंशियल फैक्ट के बारे में गलत अंडरस्टैंडिंग रखते हैं तो एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। यह मिस्टेक बायोलेटरल होनी चाहिए। मतलब एक एग्जांपल के साथ इसको इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ए और बी दोनों को लगता है कि एक पर्टिकुलर हॉर्स जिंदा है। उस हॉर्स को बेचने का एग्रीमेंट होता है। बाद में पता चलता है कि हॉर्स एग्रीमेंट से पहले ही मर चुका था। दोनों पार्टीज को इस बात की पता नहीं था, तो ये बायोलेटरल मिस्टेक है और एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 20 जो है बायोलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट जब होता है तब वो एग्रीमेंट वॉइड होने की बात करता है। अब देखते हैं सेक्शन 21 जो कि मिस्टेक ऑफ लॉ की बात करते हैं। सेक्शन 21 एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स बताता है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर किसी पर्सन ने इंडिया के लॉ को गलत समझा और कॉन्ट्रैक्ट किया तो सिर्फ इसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होता। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं इसको। ए को लगता है कि कोई टैक्स लॉ एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस मिसअंडरस्टैंडिंग की बेसिस पर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। बाद में वो ये नहीं कह सकता कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाना चाहिए, लेकिन अगर मिस्टेक फॉरेन लॉ की हो तो उससे मिस्टेक ऑफ फैक्ट की तरह ट्रीट किया जा सकता है। तो क्या हमने क्या समझा, इंडियन लॉ में कोई एक्सक्यूज नहीं होगा, लेकिन अगर जो फॉरेन लॉ का अगर कोई मिस्टेक होती है तो उसको जो हमने पढ़ा था सेक्शन 21 20 में मिस्टेक ऑफ फैक्ट उसी की तरह ट्रीट किया जाएगा।
तो अब हम सेक्शन 22 को समझते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन 22 की, जो कि यूनिलेटरल मिस्टेक की बात करता है। सेक्शन 22 कहते हैं कि अगर सिर्फ एक पार्टी मिस्टेक में है और दूसरी पार्टी नहीं, तो एग्रीमेंट जनरली वॉइडेबल या वॉइड नहीं होता। इसे यूनिलेटरल मिस्टेक कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। ए सेल्स अ वॉच टू बी रॉन्गली बिलीव्स इट इज मेड ऑफ गोल्ड, तो कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स वैलिड। यहाँ पर ए ने मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं कराया या गलत स्टेटमेंट नहीं दिया कि वो वॉच गोल्ड से बना हुआ है, लेकिन बी ने ये रियली बिलीव किया कि वो गोल्ड से बना हुआ है, तो जनरली कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड रहेगा। तो हमने इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह याद रख सकते हैं कि एक ही पार्टी की मिस्टेक से एग्रीमेंट ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं होता, लेकिन एक्सेप्शन होती है इसकी। कुछ कुछ स्पेशल सिचुएशन में ऐसा हो सकता है, जैसे कि आइडेंटिटी या नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जनरल रूल यही है कि अगर एक पार्टी रॉन्गली कुछ बिलीव करता है या एक पार्टी का मिस्टेक होता है, तो जनरली कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल या वॉइड नहीं होता। तो अब हम बात करते हैं सेक्शन 23 की। सेक्शन 23 जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन में से एक है। ये बताता है कि कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के समय। अगर कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हो तो एग्रीमेंट वॉइड होगा। सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग सो कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होगा अगर लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड हो, किसी लॉ को डिफीट करता हो, फ्रॉडुलेंट हो, किसी पर्सन या प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचाता हो, कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट के हिसाब से इमोरल या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ए पेस बी टू कमिट अ क्राइम, एग्रीमेंट इज वॉइड। तो अगर कोई ऐसा कुछ कर रहा है जिसमें ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। और एक एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। ए बी को पैसा देता है कि किसी इलीगल स्मगलिंग के लिए, तो ये भी एग्रीमेंट वॉइड होगा, क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, वो अनलॉफुल है। तो उम्मीद करती हूँ आपको सेक्शन 23 समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने सेक्शन 19 से लेकर 23 को कवर किया है, जहां पर सेक्शन 19 वॉइडेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट, सेक्शन 19 ए अनडू इन्फ्लुएंस से रिलेटेड जो वॉइडेबल एग्रीमेंट्स होती है उसके बारे में बात करता है। सेक्शन 20 बायोलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात करता है। सेक्शन 21 मिस्टेक ऑफ लॉ की बात करता है, जहां पर याद रखना इंडियन लॉ का मिस्टेक नहीं माना जाएगा, उसको उस एग्रीमेंट मतलब कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना जाएगा। लेकिन अगर फॉरेन लॉ का मिस्टेक हुआ हो तो उसको हम सेक्शन 20 की तरह ट्रीट करेंगे, मतलब मिस्टेक ऑफ फैक्ट की तरह। सेक्शन 22 यूनिलेटरल मिस्टेक की बात करता है, जहां पर अगर एक पार्टी ने गलती से कुछ सोचा है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग करा है, तो वहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल या वॉइड नहीं हो जाता है। सेक्शन 23 लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट की बात करता है। तो ये सारा सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी को डिटरमाइन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर आज का लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और स्टेला लेक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले लेक्चर में हम सेक्शन 24 से लेकर 30 को डिटेल में समझेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।